फिर से एक बार आप सबके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। आज का दूसरा भाग बरसते बादल पाठ का लेकर, पिछले भाग में हम पढ़े थे वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे टपकते हैं, पहले कहाँ पर टपकते हैं, कैसे आवाज़ आती है और किस प्रकार के जीव जंतु कैसे टर्राने लगते हैं। जैसे दादुर टर्राने लगते हैं, मोर म्याऊं म्याऊं करते हैं, चातक पियो पियो कहकर चिल्लाते हैं और सुख से सोन बालक भी उड़ने लगते हैं। ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे बरसते बादल पाठ के तीसरी 4 पंक्तियां इस प्रकार है। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर, तृण तृण को पुलकावली थर। हाँ, तो बच्चे देखिए, कवि सुमित्रानंदन पंत जी अपने बरसते बादल कविता में वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इस भाग में हम पढ़ेंगे रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। जो आसमान के बादलों से बूंद टपक रही है एक के बाद एक, ये बूंदों के स्वर रिमझिम की आवाज में धरती को छू रही है। ऐसे समय क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। ये बूंदों के स्वर किस प्रकार का है? रिमझिम का स्वर है। बूंदों का स्वर किस प्रकार का है? रिमझिम की आवाज से ये आसमान से धरती को छू रहे हैं। ऐसे समय जब मौसम बिल्कुल ठंडा होता है, हम पढ़े थे, तो रोम सिहर उठते हैं। रोम का अर्थ क्या होता है? देखिए, रोम का अर्थ शरीर पर रहने वाले मुलायम बाल, जो हमारे स्किन पर, त्वचा पर जो बाल रहते हैं, उन्हीं बालों को रोम कहते हैं। ये रोम सिहर उठते हैं। सिहर उठना, हाँ, कांप जाना। ये सर्दी के कारण कांपने लगते हैं और यहाँ पर हमारी त्वचा में जहाँ पर बाल होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे छेद भी होते हैं। इन छेदों के द्वारा जो सर्दी, ठंडा मौसम जो होता है, ये ठंड हमारे शरीर के अंदर तक जाती है। रोम सिहर उठते हैं, कांपने लगते हैं। तब ये ठंडी हवा जो होती है, ये ठंडी हवा हमारे शरीर के भीतर अंतर, कोई भेदभाव ना रखते हुए अंदर तक चले जाती है। भीतर मीन्स अंदर, इनसाइड, और अंतर का मीन्स होता है डिफरेंस। अंतर का अर्थ क्या है? डिफरेंस, भेद। तो किसी प्रकार का भेद ना दिखाते हुए सीधे वो ठंडी हवा के झोंके जो होते हैं, वो सीधा हमारे त्वचा में चले जाते हैं। और कवि कहते हैं वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, एक धार के बाद दूसरी धार, ऐसे लगातार धार के बाद धार धरती पर झरने लगती है। ये झरने के समान झरने लगती है। झरने का अर्थ क्या है? हाँ, वाटरफॉल। झरने का अर्थ क्या है?
जो आसमान ऊंचाई से पानी गिरने को झरना कहते हैं, वाटरफॉल की तरह नीचे गिरने लगते हैं ऐसे समय। रज के कण कण में, रज, रज का अर्थ क्या होता है बेटा? हाँ, रज का अर्थ होता है धूल, डस्ट, मिट्टी। मिट्टी के हर कण कण में, कण कण से, मिट्टी के ईच एंड एवरी स्मॉल पार्टिकल। कण का अर्थ क्या होता है? बहुत छोटा सा भाग। ये कण कहते हैं इसको, बहुत छोटा सा भाग। रज के, धूल के हर छोटे से हिस्से से तृण तृण को पुलकावली थर। तृण तृण मतलब घास के पौधे पैदा होते हैं और इस प्रकार धरती पुलकित होती है। यहाँ पर धर मीन्स जमीन, धरती। ये धरती जो धूल की जगह है वो जगह भी पुलकित हो जाती है। पुलकित होना, पुलकित होना, खुशियां मनाना, खुश होना, पुलकित होना। हाँ, तो यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूं पुलकित, पुलकित होना, इसका अर्थ होता है खुश होना। पुलकित होना, खुश होना। तो यहाँ पर धरती भी किस प्रकार पुलकित होती है वर्षा के ऋतु में, वो कवि के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। देखिए, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। बूंदों के स्वर रिमझिम की आवाज से धरती को छूने लगते हैं और अपने शब्दों में कहने लगते हैं, और रोम सिहर उड़ते छूते भीतर अंतर। हमारे शरीर के रोम भी सिहर उड़ जाते हैं और ऐसी ठंडी हवा हमारे शरीर के अंदर तक चली जाती है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, एक धार के बाद दूसरा धार के रूप में ये वर्षा की बूंदें धरती पर झरने लगती है। रज के कण कण में, ऐसे वर्षा के ऋतु में रज के कण कण से, कण कण, ये कण कण क्या है बेटा? कण कण, कण कण का अर्थ हर कण। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कण कण, तृण तृण, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रज के कण कण से तृण तृण को पुलकावली थर, तृण उत्पन्न होते हैं और ऐसे धरती भी पुलकित हो जाती है। थर मीन्स धरती, जमीन भी पुलकित हो जाती है। इस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कण कण, कण कण कौन सा समास है? कण कण, तृण तृण, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और ये जो शब्द है ना, भीतर अंतर, ये भीतर अंतर का शब्द जो है, भीतर अंतर, भीतर और अंतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन से समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, कण कण, तृण तृण, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। वैसे ही भीतर और अंतर, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो बच्चों, और इस बरसते बादल कविता में अंतिम 4 पंक्तियां बचे हुए हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो देखेंगे अब बरसते बादल कविता पाठ के अंतिम 4 पंक्तियों का वर्णन। अंतिम 4 पंक्तियां इस प्रकार है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में
फिर आए जीवन में सावन मन भावन। हाँ, तो देखिए बच्चों, कवि सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता में ये बता रहे हैं, पकड़ वारी की धार, वारी की धार। पहले वारी की धार क्या है? वारी की धार का अर्थ, वारी पानी, वारी का अर्थ क्या है? पानी। तो पानी का तत्सम शब्द वारी है, तद्भव रूप पानी है। पानी की धार को पकड़ने के लिए किसका मन करता है? मेरा मन। मेरा मन मीन्स यहाँ पर मेरा नहीं, कवि का मन, उनका मन कर रहा है। कवि कहते हैं मेरा मन कर रहा है कि जब वर्षा होती है तो वारी की धार जो टपक रही है उस धार को पकड़ने के लिए और उस पानी की धार में खेलने के लिए मन कर रहा है। पकड़ वारी की धार, पकड़ना चुंगल में ले लेना, कैच करना, कैप्चर करना। वहां पर पकड़ वारी की धार, झूलता है मेरा मन। झूलना, झूलने का अर्थ क्या होता है? पेंग लगाना, पेंग लेना, मतलब लहराना, आगे पीछे होना, इसको ही झूलना कहते हैं। हमारा मन आगे पीछे होने लगता है। पकड़वारी की धार, झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। और कवि कहते हैं आओ सब बच्चों आओ मेरे पास आओ और हम सब मिलकर घेर कर मीन्स गोलाकार में, गोलाकार में घेर कर, फैलाव करके, घेर कर फैलाव करके गोलाकार में हम कुछ ना कुछ गाना गाएंगे, सावन का गाना गाएंगे। कौन सा गाना गाएंगे? सावन के बारे में, सावन को बधाई देते हुए कुछ गाएंगे। इस प्रकार कवि ने कहा। और आगे कहते हैं, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का अर्थ क्या होता है बेटा? हाँ, इंद्रधनुष का अर्थ होता है जब वर्षा के समय आकाश में सप्त रंग का, 7 रंगों का एक झूले के समान आता है, उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। सप्त रंग का इंद्रधनुष आसमान में छा जाता है वर्षा के समय, बादलों के द्वारा वो इंद्रधनुष रच पाता है। सप्त वर्ण होते हैं, सप्त रंग होते हैं उसमें, ऐसे झूले को इंद्रधनुष कहते हैं। तो यहाँ पर कवि भी इंद्रधनुष के झूले में झूलने का उनका भी मन कर रहा है और सबको बुला रहे हैं, आओ हम सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे। और आगे अंतिम में कहते हैं कवि अंतिम में कहते हैं, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ऐसा सावन का महीना मन भावन, मन को भाने वाला महीना, मन को अच्छा लगने वाला, भाना मीन्स अच्छा लगना, मन को भाने वाला महीना सावन का महीना हर बार हमारे जीवन में आना चाहिए। फिर हमारे जीवन में आना चाहिए। इस प्रकार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। वारी की धार कौन सा समास है बेटा? वारी की धार तत्पुरुष समास। हाँ, तो देखिए फिर से एक बार, पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन। यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में, अंतिम की 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं ऐसा सावन का महीना बार आना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में वारी की धार पकड़ने के लिए मेरा मन झूलने लगता है। मतलब कवि खुद के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर, और सब लोगों को आने के लिए और घेरा बनाकर वहाँ पर सावन का गीत गाने के लिए कहते हैं, और इंद्रधनुष के झूले में झूलने का मन कर रहा है। ऐसा सब लोग मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे, इस प्रकार कह रहे हैं। और फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ऐसा सावन का महीना हमारे जीवन में बार आना चाहिए कहकर कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने
इस कविता में वर्णन किया है। हाँ, तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि मेरे नए नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और मैं अभी इजाज़त दीजिए मुझे, दूसरे टॉपिक के साथ दूसरा विषय को लेकर मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।